हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th की जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही जो प्यारी सी स्टोरी है जिसका मेन टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एक है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ये हमारा पार्ट 1 है। और बेसिकली पार्ट 2 में बिस्मिल्लाह खान के थोड़ी लाइफ की जो कुछ ग्लिम्पसेस हैं वो दी गई हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में पार्ट 1 कवर करेंगे और पार्ट 2 के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बना के रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम? पार्ट 1। यस, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Okay, so यहाँ पे क्या है? जॉसल। तो पहले हम यहाँ जो इसकी मीनिंग्स दिया वो देख लेते हैं। जॉसल मतलब होता है पुश रफली, एंड स्लाइड मतलब होता है स्मॉल एंड थिन। तो यहाँ पे बेसिकली सीन जो होता है, सीन उसके बारे में बताया गया है कि एक गर्ल है, वो कहाँ पे खड़ी है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो होती हैं तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो खड़ी है। और वो अभी 17 साल की नहीं लग रही है, उससे थोड़ी छोटी ही लग रही है। अपनी उसने 17 साल अपने कंप्लीट नहीं किए हैं यही लग रहा है। और वो नर्वस दिख रही है, लेकिन साथ साथ में एक्साइटेड भी है। और जब वो एक्साइटेड होती है तभी वो जो ट्रेन्स का आने का जो वाइब्रेशन होता है, आपने शायद फील किया होगा कि जब ट्रेन हमारे आसपास होती है और अगर जैसे हम स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है, तो अलग सी ही एक वाइब्रेशंस हमारे पैर थ्रू हमारी बॉडी में आती है, राइट। तो वैसा ही इसको भी यहाँ पे हो रहा है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो अच्छा, अभी वो एक्साइटेड क्यों थी? तो एक्साइटेड इस वजह से थी क्योंकि क्यों एक्साइटेड थी वो? क्योंकि लंदन में एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तो लंदन में एक एकेडमी है म्यूज़िक की जिसका क्या नाम है, यहाँ पे दिया गया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो वहाँ पे वो जा रही थी, शायद ऑडिशन देने के लिए वो जा रही, क्योंकि यहाँ लिखा इट वॉज हर फर्स्ट डे। तो या फिर वो ऑडिशन देके सिलेक्ट हो गई, वो हम लोगों को यहाँ पे परफेक्ट नहीं बताया। डॉन्टिंग मतलब होता है फ्राइटनिंग। सो वो वहाँ पे जा रही। और किसी भी टीनेजर के लिए स्कॉटिश फार्म यहाँ पे मतलब बेसिकली बताया गया किसी भी गांव की छोटे एरिया से आए हुए टीनेजर के लिए बहुत बड़ी बात है ये, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही उसके लिए डरने वाली भी बात है। ओके, आगे चलते हैं। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन और किसी भी म्यूजिशियन से ये म्यूजिशियन अलग थे। म्यूजिशियन क्या होता है? यहाँ लिखा है, देखिए, एक्सपायरिंग म्यूजिशियन मतलब अ पर्सन वो वांट्स टू बी अ म्यूजिशियंस। सो हम एस्पायरिंग करते हैं ना, मतलब हम सोचते हैं कि भाई मुझे आगे चल के मतलब मेरा ड्रीम है ये बनना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि भाई मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो हमने क्या किया कि एस्पायरिंग डॉक्टर के हम लोग डॉक्टर बनने के लिए हम लोग ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं, हम ऐसी कोशिश से कर रहे हैं। तो उसी तरीके से किसी भी ऐसे कोशिश करता है जो म्यूजिशियन होता है उससे ये अलग थी। क्यों अलग थी ये? क्योंकि वो प्रोफाउंडली डीफ थी। तो अभी ट्विस्ट आ गया, ठीक है। वो डीफ थी। डीफ मतलब क्या होता है कि डीफ मतलब बहरे हम जो कहते हैं कि जो चैलेंजिंग होते हैं सुनने के लिए, कि वो जो सुन नहीं सकते, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं डीफ। तो वो एक डीफ थी, ठीक है। अभी तक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम कहीं पे आया नहीं है। सो ये सेकेंड पैराग्राफ में है, उसको भी देख लेते हैं। एवलिन ग्लैनी। तो क्या नाम है उसका? एवलिन ग्लैनी, उस लड़की का नाम। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। सो उसकी वो जो कम सुनती थी तो वो धीरे 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 बढ़ा था। ये नहीं कि जब बर्थ हुआ था तभी से वो बहरी थी, ऐसा नहीं था। वो धीरे 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 ऐसा हुआ उसके साथ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For a quiet
while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Okay. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली एक इंसिडेंट के बारे में बात की गई, इस वजह से मैंने पूरा रीड किया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब पूछा जाता है ये चीज़ कि व्हेन वाज ग्लेनीज डीफनेस वाज बीन नोटिस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सेकेंड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और जो फाइनल जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो डेफिनेटली आएगा, लिख के रख लीजिए। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। तो क्या है कि इंसिडेंट क्या हुआ था कि उसकी मम्मा ने, एवलिन ग्लेनी की जो मम्मा थी, उन्होंने उसका जो हियरिंग वो मतलब सुन नहीं सकती है, वो चीज़ उन्होंने कब नोटिस किया कि जब एवलिन 8 साल की थी, 8 ईयर्स की थी, जब वो 8 साल की थी तब उसको वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। मतलब सोच लेते कि कोई कंपटीशन होगा तो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वहाँ से उसका नाम बोला जा रहा था कि अब एवलिन ग्लेनी आएंगी और बजाएंगी पियानो, लेकिन वो वहाँ से हिली ही नहीं। और इज़ाबेल ग्लेनी, अब इज़ाबेल ग्लेनी कौन है? तो इज़ाबेल ग्लेनी उसकी मम्मा का नाम है। किसकी? एवलिन की मम्मा का नाम। तो एवलिन को इज़ाबेल ग्लेनी को ऐसा लगा कि शायद उसने सुना नहीं, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे करके एवलिन को ये पता चल गया कि उसकी जो डीफनेस है वो बढ़ती जा रही है। किससे पता चला? टीचर्स और फ्रेंड्स से उसको पता पता चल गया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. So जो इसकी डिफनेस थी वो कब पता एकदम वो हो गई कि जब 11 हर मार्क्स, शी वॉज 11 मतलब जब वो 11 साल की थी और उसके मार्क्स जब अच्छे नहीं आए थे, तब उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब यहाँ पे हम प्रिंसिपल रख सकते हैं, तो प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स से क्या कहा कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result a gradual nerve damage. So ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आप इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन ये ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने ज़्यादा देखे नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आ सकते हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम में। तो क्या कहा गया इसमें कि इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, मतलब उसके बाद में जब उसको स्पेशलिस्ट के पास ले गए तो ये पता लगा उनके पेरेंट्स को, एवलिन को, कि उसकी जो हियरिंग है वो धीरे धीरे से मतलब कम होती जा रही है। उसका रीज़न क्या था कि उसके में एक नर्व, जो हियरिंग नर्व होती है, उसमें उसको डैमेज आ रहा, मतलब उसमें डैमेज था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. तो अभी उन लोगों ने उसको क्या एडवाइस दी, किन लोगों ने, कि जहाँ पे वो शायद स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो उन लोगों ने उसको ये एडवाइस दी कि तुम्हें हियरिंग, मतलब कि यहाँ पे उन लोगों ने उसको क्या सजेस्ट किया कि तुम जो डीफ का स्कूल आता है, मतलब अगर आपको शायद पता हो तो अंधे लोगों का, गूंगे लोगों का, बहरे लोगों का अलग से स्कूल होता है। वो लोग हमारी तरह नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जाते हैं, उन लोगों की स्कूल होती है जिसमें उनको सिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें कि जो वो अपने ऑर्गन्स की मदद से ना सीख पाएँ, ठीक है। तो वो सब उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। वे एवलिन क्या कहते हैं कि एकदम से हर एक चीज़ मतलब ब्लैक लगने लगी, मतलब कि वो अंधी हो गई थी, इस वजह से उसको नहीं दे रहा था, वो तो पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ में हर एक चीज़। अभी आप ही सोचिए एकदम कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि भाई आपने बड़े सपने देखे हैं और एकदम से आप ब्लाइंड हो जाते हो, मतलब आप देख नहीं पाते, क्या होगा आपके साथ? हर एक चीज़ ब्लैक लगेगी, सुन नहीं सकते आप कुछ, तो मतलब आपका फ्यूचर आपको ब्लैक लगेगा या नहीं। तो वो उसी तरह से यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है, कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो अभी लेकिन एवलिन उनमें से नहीं थी कि जो मतलब गिव अप कर दें, कि जो छोड़ दे कि भाई अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, ये है वो है, वो ये सब नहीं सोचती थी। वो उसने सोच लिया था, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और जो उसका इंटरेस्ट है म्यूज़िक के अंदर वो उसी को लेके आगे बढ़ेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too.
तो एक दिन वो क्या उसने क्या देखा कि एक गर्ल थी, वो ज़ाइलोफ़ोन मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी। अभी इनका भी मन कह दिया कि भाई हम भी बजाएंगे ज़ाइलोफ़ोन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began to tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. ओके तो जब वो उसने ऐसा मतलब ऐसा सोचा कि भाई मैं भी अब ज़ाइलोफ़ोन ही बजाऊंगी, तो उसके टीचर्स ने उसको काफ़ी सारे उसके टीचर ने उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज करने मतलब क्या होता है कि जिसको हम हिम्मत देते हैं किसी को, तो उसको करेज करना मतलब उसको हिम्मत जुटाना उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी को कहें कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, कैसे होगा तुमसे, इम्पॉसिबल फॉर यू, तो इसको कहते हैं डिस्करेज करना, ठीक है। तो काफ़ी सारे उसके टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। लेकिन परक्यूनिस्ट रॉन फॉब्स, अभी ये कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आगे जितना भी ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म ना हो, ये जो 3rd नंबर वाला है, तो अब जो मैं पढ़ूँगी वो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता ही है। तो रॉन फॉब्स क्या है, परक्यूनिस्ट मतलब अ पर्सन वो प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा, ठीक है। तो परक्यूनिस्ट मतलब समझ गए होंगे, मैंने बताया। तो रॉन फॉब्स ने उसको सपोर्ट करना मतलब पोटेंशियल, क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, तो वो उसको सपोर्ट करने लगे। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज. तो वो क्या कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो, किसी और मतलब किसी और तरीके से सुनने का तुम ट्राई करो। और वो ये कैसा कहते हैं कि जब वो दो बड़े ड्रम्स है उसको लाते और उसको बाद में अलग अलग नोट्स के होते थे, कि जैसे एक कोई बहुत हाई बजता, एक कोई बहुत लो बजता, तो वैसे ड्रम्स को वो ले आए, ठीक है। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower drum from the waist down. तो भी एवलिन क्या कहती कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो हायर ड्रम था, मतलब कि जिसकी जो पिच जो थी वो लो थी, ठीक है। तो वो हायर ड्रम हो गया मतलब जिसका आवाज़ बड़ा था, तो वो मुझे मेरे वेस्ट मतलब समझते ना कमर, तो जो कमर के ऊपर के पोर्शन है मुझे उसकी वाइब्रेशंस आने लगी, कि जब वो बजे तो तब वहाँ पे मुझे जैसे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। और जब लोअर ड्रम बज रहे थे तब मुझे वेस्ट डाउन मतलब कमर के नीचे का जो पैर तक का पोर्शन होता है वहाँ पे मुझे वाइब्रेशंस आने लगे। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो क्या होता है कि जो फॉब्स थे, नॉन फॉब्स जो थे उनके टीचर, तो उनने ये वाली एक्सरसाइज मतलब वो हमेशा रिपीट करते हर बार, मतलब वो रोज़ वो ऐसी चीज़ें सारी रिपीट करते। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा एवलिन को, वो समझ गई कि डिफरेंट्स नोट्स, जैसे कोई भी नोट्स बज रहा है तो जैसे पर्टिकुलर कोई नोट बज रहा है तो उसको पता चल जाता था, उसकी बॉडी में से अलग अलग जगह पे वाइब्रेशंस उसको होते थे इस वजह से। और उसके बाद में उसने ये बताया कि वो उसने क्या सीखा कि अपने माइंड को उसने खोला, बॉडी को खोला, वो वाइब्रेशन को फील करने लगी। और उसके सिवा जो चीज़ें थीं कि जिसने उसको बड़ा बनाया, तो वो थी उसकी मेहनत और उसका डिटर्मिनेशन, मतलब कि उसकी लगन, ठीक है। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद से उसने कभी पीछे देखा नहीं। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो फिर उसके बाद में शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसके बाद में वो जो उसका यूथ ऑर्केस्ट्रा था, तो यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का, उसके अंदर डांसर्स भी होते हैं। तो उसके साथ वो लंदन में गई और जब वो 16 की थी, 16 साल की जब वो थी, तब उसने सोच लिया कि म्यूज़िक ही वो उसकी लाइफ बनेगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. Okay, तो क्या होता है कि जब उसने सोच लिया कि भाई म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है, तो उसने जब और बाद में उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और वहाँ पे उसने
इतना अच्छा स्कोर किया कि उस एकेडमी की हिस्ट्री में उससे अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। और बाद में धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से, मतलब जो ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी उसकी जगह वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस पे आने लगी, मतलब वो अकेले परफॉर्म करने लगी। और बाद में 3 साल की उसका जो कोर्स ने कोर्स किया, उसके एंड में उसने बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स होते हैं उसको उसने अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हीरोइक अचीवमेंट मतलब क्या होता है कि कोई बहुत, और ये सब उसने किया, मतलब कि ना ही वो सुन सकती थी, और फिर उसका हर एक उसका हार्ड वर्क था। तो ये सब होने के बावजूद भी उसको इतने अवार्ड्स मिले, उसके होने के बावजूद भी उसने कभी भी कोई हीरोइक अचीवमेंट, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम, कि अपने आप को बड़ा कभी उसने नहीं बताया। जो कहते हैं हम अहंकार, अभिमान, वो उसने कभी नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर टू गो, वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। तो ये उनका एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं स्लोगन था, या कि अगर मेहनत कीजिए और अगर आपको पता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये उनका स्लोगन था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and a hectic international schedule के। तो जैसा कि उसने कहा कि आप मेहनत करो और अगर आपको पता है कि आप कहाँ पे हो तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, और उसकी ये बात ने उसको एकदम टॉप तक पहुँचा दिया। वो अभी वर्ल्ड की एक ऐसी मल्टी पर्क्यूनिस्ट बन गई थी। पर्क्यूनिस्ट मतलब अभी हमने देखा ऊपर कि जो तबला या मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, तो वैसे वो भी एक मल्टी पर्क्यूनिस्ट बन गई कि जो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती थी, वो भी मास्टरी के साथ उसमें, है ना, एकदम शॉकिंग सी बात। और बाद में उसका जो शेड्यूल था वो भी अब इंटरनेशनली बन गया। एक नॉर्मल पीपल का शेड्यूल क्या होता है कि भाई सुबह वो, जैसे स्टूडेंट का हम बात करें तो सुबह वो लोग उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, वापस से फ्रेश होते हैं, देन अगर ट्यूशन से तो आप ट्यूशन्स में जाते होगे, और देन वापस से घर आते होगे, होमवर्क करते होगे, खेलने जाते होगे थोड़ी देर, खाना खा के सो जाते होगे। तो ये आपका हो गया शेड्यूल। तो उसका भी अब इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया था कि भाई अभी इसको कनाडा में फंक्शन करना है, देन उसको जर्मनी में फंक्शन करना है, फिर उसको अमेरिका में करना है, ये सब उसको एक दिन में इतने सारे फंक्शंस करने। तो ये सब उसका अब इंटरनेशनल शेड्यूल बन गया था। It is intriguing to watch Evelyn functions so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with bushy words give me trouble, she laughed. ओके, तो एवलिन का वो जो भी फंक्शन करती थी उसको लोग देखने बहुत आते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा ना कि अगर कोई अगर सुन नहीं सकता है तो उस वो कैसे मतलब परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है। तो ये सुनना भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहता था। तो इस वजह से उसके जो फंक्शन थे वो बहुत ही हिट जाते थे। और यहाँ पे जो हमारे हम कह सकते हैं कि ऑथर हैं, वो क्या कहा कि जब उनकी और एवलिन की जब 2 घंटे की डिस्कशन थी तो उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मतलब कोई अगर बात करता है तो उसको तो कैसे सुनाई दे सकता है, लेकिन उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। और वो हंस के फिर क्या कहती कि ये मैन विथ बुशी बर्ड्स, मतलब कि ये जो मैन कोई कोई चीज़ ऐसे फुसफुसा के जो बोल देते हैं तो वो उनके लिए ट्रबल क्रिएट करता है। अच्छा, अभी यहाँ ये है हमारी एवलिन ग्लैनी की जो सुन नहीं सकती हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ये xylophone भी बजा रही हैं। ठीक है, तो ये है एवलिन ग्लैनी। ओके, सो क्या था, yeah, it is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes, she asked flawlessly with a Scottish slit. My speech is clear because I could hear I till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and masters basic Japanese. wow, तो अभी ये इस पैराग्राफ में क्या है कि सिर्फ वो हमारे लिप्स देख के नहीं वर्ड्स को पहचानती थी, यहाँ तक कि वो हमारा फेस, हमारा एक्सप्रेशंस भी देखती थी। और शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिट, मतलब स्कॉटिश लिट मतलब कि स्कॉटिश भाषा में थोड़ा बोलना कि मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है क्योंकि मैं
तब तक सुन सकती थी जब तक 11 साल की थी, मैं तब तक सुन सकती थी, इस वजह से मेरी स्पीच भी क्लियर है। लेकिन इसका मतलब लेकिन फिर भी ऑथर को ये डाउट रहता है कि जब वो सुन नहीं सकती तो उसने फ्रेंच जो लैंग्वेज है और जो जापानीज़ है उसमें उसने मास्टरी कैसे की, उस लैंग्वेज में उसने मास्टरी कैसे की। तो ये ऑथर हैरान है, और ये हैरान होने की बात है ऑफ कोर्स। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet. तो यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि वो किस तरह से म्यूज़िक सुनती थी। तो अगर पूछा जाए आपको कहीं पर भी क्वेश्चन, कहीं पर भी, कि एवलिन कैसे मैनेज करती थी म्यूज़िक को सुनने के लिए अपनी बॉडी के हेल्प से, तो उसमें ये आएगा कि भाई उसकी जो स्किन थी उसमें एक अलग से एक टिंगलनेस आती थी, राइट। और फिर जब भी वो स्टिक से जाइलोफोन बजाती थी तो उसके फिंगर टिप्स पे उसको कुछ वाइब्रेशंस आते थे। फिर जब वो वुडन प्लेटफॉर्म, जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता था, तब अगर वहाँ पे वो हम कह सकते हैं वहाँ पे जब परफॉर्मेंस देती थी तो तब भी वो अपने शूज़ निकाल देती थी और नंगे पाँव वो बाद में वहाँ पे परफॉर्मेंस देती थी, जिससे उसे पैर से वाइब्रेशंस आते थे। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। तो अब इसमें तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं कि उसकी जो ऑडियंस होगी वो उससे खुश रहती थी, ऑफकोर्स सेटिस्फाई रहती थी, और ऑफकोर्स होगी। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. तो ये उसको अवार्ड मिला था, इतना बड़ा जो भी नाम है याद रख लीजिएगा। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing but has given her back something extraordinary. तो जेम्स ब्लेड जो वहाँ के मास्टर परक्यूनिस्ट माने जाते हैं, तो उनने उसको क्या आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं कह सकते लेकिन वो ऐसा कहते थे कि भले गॉड ने इसके पास से इसकी सुनने की क्षमता जो ले लिया, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा भी उनने उसके बजाय दिया है। What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो वो क्या कहता है कि जो हम सुनते हैं वो उसको फील कर लेती है और हम सबसे ज़्यादा डीपली उस चीज़ को वो समझती है, और यही शायद वजह है कि वो म्यूज़िक को अच्छे से प्रेजेंट कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ हर वर्कहॉलिक। हर वर्कहॉलिक मतलब कि ओके अ पर्सन वो फाइंड्स इज डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्कहॉलिक। तो Evelyn confessed that she is something of a workaholic. It's just got to work, often harder and enormous. After from the regular concerts, Evelyn also gives a high priority. Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority of classes for deaf young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. ओके तो यहाँ पे ये चीज़ देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मैं आपको बताती हूँ। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो ये लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेट, ये वाली लाइन जो है यहाँ से ये हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या कहा गया है कि जो रेगुलर कॉन्सर्ट वो करती थी उसके बजाय भी वो फ्री में प्रिजन्स मतलब प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स। तो प्रिजन्स मतलब क्या होता है, जेल, ठीक है, तो जेल में और हॉस्पिटल्स में भी वो फ्री परफॉर्मेंसेस देती थी। और जो डीफ म्यूजिशियंस जो डीफ चिल्ड्रन होते थे उनको भी वो ट्रेन करती थी। और जो वहाँ की जो क्या कहते हैं द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, तो वहाँ की जो डीफ चिल्ड्रंस को वो म्यूज़िक मतलब सुनाती थी, वहाँ पर भी वो कॉन्सर्ट्स देती थी। तो वहाँ जो एन रिचलिन है वो क्या कहती हैं ऑफ द बेथोवन फंड, वो क्या कहती हैं कि ये सारे डीफ चिल्ड्रंस मतलब कि जो लोग सुन नहीं सकते वैसे सारे बच्चों के, हर एक बच्चों के लिए बहुत ही शाइनिंग इंस्पिरेशन है, कि ये बहुत बड़ी एक मॉडल
हैं कि जिससे ये प्रूव होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप जहाँ नहीं जा सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked at her and say, if she can do, I can. And not at least, she has given enormous pleasures to millions. तो भी एवलिन ग्लैनी ने उतना कुछ अचीव कर लिया था कि जितना शायद उसकी डबल एज के लोग भी नहीं कर पाते हैं। उसने उतना ज़्यादा उसने अचीव कर लिया था। और वो ऑर्केस्ट्रा को भी अब मतलब बताने लगी कि भाई ऑर्केस्ट्रा जो मतलब उसको भी वो सपोर्ट करने लगी। उसकी एक मतलब फ्रंट में आके वो वर्क करने लगी, जो कहीं ना कहीं वो ग्रुप वर्क करती थी उसकी जगह पे। और वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बनी है, बहुत लोगों के लिए, मिलियंस लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स ऐसे लोग मतलब ढूंढने पे नहीं मिलते यार। अब ये सोच लो कि आपको अगर आधे घंटे के लिए ना सुन पाओ तो घर में कितना बवाल हो जाए, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी नहीं सुन सकती थी, फिर भी इसने कुछ इन नॉर्मल किया कि जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ऑथर के नेम डिबोरा काउली, ठीक है। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं ये लोग, तो हम लोग को हैरान करने के लिए। तो यस, यहाँ पे हमारी पोएम या जो स्टोरी, हमारी पोएम नहीं है, जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको पसंद आए हो हमारा एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अगेन कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर देने का फुल ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो हम फिनिश करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।